शादी के बाद रोशनी ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही मन से निभाया। सुबह 4 बजे उठना, पूरा घर संवारना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सास शांता देवी की सेवा, पति मयंक के नाश्ते से लेकर कपड़े तक सब कुछ करती। इसके बावजूद भी मयंक का रवैया हमेशा रोशनी के प्रति ठंडा ही रहता था। इधर कुछ दिनों से रोशनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने एक दिन मयंक से कहा, मयंक, पूरे बदन में दर्द सा बना रहता है, बहुत थकावट लगती है, कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा। बस इतना सुनते ही मयंक भड़क गया। रोशनी यार, इतना नाटक मत किया करो, तुम कहीं की कोई अनोखी नहीं आई हो, हर बहू यही करती है, तुम कुछ नया तो नहीं कर रही ना। मयंक की बात सुन रोशनी चुप हो जाती है। अब भला इसके आगे क्या ही बोले। उसे पता था कि ससुराल में कोई भी उसे समझने वाला नहीं है, इसलिए वो दवाइयाँ खा खा कर अपना काम करती रही। लेकिन जब दवाइयाँ खाकर भी रोशनी को कोई आराम नहीं हुआ और उसे तेज बुखार आने लगा, शरीर में कंपन और कमजोरी होने लगी। जब रोशनी ने पूरी तरह से बेड पकड़ लिया, तब उसकी सास शांता जी ने मयंक से कहा, बेटा देखो, मैं कहती हूँ, है तो ये ससुराल ही, अब ससुराल में सास बहू को बैठाकर खाना तो नहीं खिलाएगी ना कुछ काम तो करना ही पड़ जाएगा। ऊपर से डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर बीमारी में खाने के लिए फल फूल दूध की व्यवस्था करो। इससे तो अच्छा है कि बहू को उसके मायके ही भेज दो, मायके में रहकर आराम भी कर लेगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी, इससे उसका मन भी बहल जाएगा। मेरे बस की बात तो नहीं है बहू की सेवा करना, और तुझे भी तो रोज़ रोज़ ऑफिस की छुट्टी तो नहीं मिलेगी ना, जो इसे लेकर डॉक्टर के यहाँ दौड़ता फिरेगा। मयंक को भी माँ की बात सही लगी और उसने रोशनी को मायके भेजने की तैयारी शुरू कर दी, जैसे रोशनी इंसान ना होकर कोई खराब हुई मशीन हो जिसे रिपेयर करने के लिए भेज दिया गया हो। रोशनी जैसे ही मायके पहुंची, उसकी माँ सुमन जी रोशनी की हालत देखकर कांप गईं। मयंक रोशनी को छोड़कर तुरंत वापस आ गया। जाते जाते उसने रोशनी के हाथ पर कुछ पैसे भी नहीं रखे कि लो, रोशनी इलाज में लगा लेना। बेटी को लेकर रोशनी के माँ बाप दौड़ते रहे। डॉक्टर, टेस्ट, रिपोर्ट, इंजेक्शन, दवाइयाँ, बेटी के खाने पीने के लिए फल फूल, मेवा, दूध, जिसमें महेश जी की सारी पेंशन लग जाती, उससे भी खुद की और सुमन जी की दवाइयाँ भी होती थी। लेकिन एक बार भी ससुराल से किसी ने फ़ोन करके रोशनी का हालचाल नहीं पूछा। 3 महीने बाद जब रोशनी थोड़ी ठीक हुई, तो एक दिन मयंक का फ़ोन आया, रोशनी अब बहुत आराम हो गया, बहुत ले लिया मायके के मज़े, अब वापस अपने ससुराल आ जाओ। बेटी के जाने की बात सुन सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। रुंधे हुए गले से उन्होंने कहा, दामाद जी अभी कुछ दिन और रुक जाइए, अभी रोशनी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बस इतना सुनते ही उधर से शांता जी की आवाज़ आई, बहन जी अगर आपको अपनी बेटी अपने पास ही रखना है तो रखिए, लेकिन फिर बाद में हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपकी बेटी को छोड़ दिया है। शांता जी की बात सुन महेश जी ने सुमन जी से कहा, सुमन जाने दो, पति का घर है, लौटना तो पड़ेगा ही ना। मन मारकर ना चाहते हुए भी सुमन जी ने रोशनी को विदा किया। रोशनी जैसे ही ससुराल पहुंची, शांता जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए ताना मार रही थी, बहू अच्छा इलाज करवाए तुम्हारे मायके वाले, तो खूब खिला पिलाकर तंदुरुस्त बना दिया है। चलो बहुत हो गए मज़े, अब अपनी गृहस्थी संभालो और ज़रा ढंग से काम करना, ऐसा ना हो कि बीमारी फिर से वापस आ जाए और तुम्हें फिर से मायके जाना पड़े। उतनी बीमारी से उठने के बाद भी ससुराल में आकर रोशनी को कोई प्यार नहीं मिला और ना ही कोई सहारा मिला, काम में कोई रियायत नहीं मिली। हर बार की तरह इस बार भी उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई थी। रोज़ 4:30 बजे उठकर सारा घर साफ करती, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, खाना, सब कुछ लगातार करना था। लगातार चलते चलते रात होते होते वो बुरी तरह थक कर गिर जाती थी, क्योंकि अभी रोशनी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इस पर शांता जी उसे ताने मारने से बाज नहीं आती। हे भगवान, घर के छोटे छोटे काम करने में इसकी हालत खराब हो जा रही है। इस औरत के पास काम ना करने के 100 बहाने हैं, बस काम करने के टाइम पर बीमारी वापस आ जाती है, खाने के टाइम पर तो कोई भी बीमारी दिखाई ही नहीं देती। माँ की बात सुन मयंक भी भड़क जाता है, रोशनी ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम्हें ठीक होने में इतना टाइम लग रहा है? मैं भी तो पूरे दिन काम करता हूँ, तुम्हें घर में काम करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा भी कौन सा काम है? कम से कम जितना खा रही हो उतना तो काम कर लो। मयंक की बात सुन रोशनी की आंखों से आंसू आ गए।
सास की बात तो उसे बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन पति की बातें तीर की तरह सीने में लगती थी। गुस्से में उसने मयंक से कहा, मयंक, कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो। इंसान हूँ मैं, राक्षस नहीं। तुम लोगों को बस मेरे काम से मतलब है। मेरे रोग से, मेरी बीमारी से, मेरे दुख से, मेरी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। कौन सा खाना खिलाती है तुम्हारी माँ मुझे? मेरे खाने पर तो बड़ी नज़र है उनकी, काम पर नज़र नहीं होती। जब से आई हूँ वो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी रही हैं। दिन भर बैठी बैठी बस कमियाँ निकालती हैं, जुबान चलाती हैं। जितनी उनकी जुबान चलती है उतना अगर हाथ पांव चलता तो शायद आज मेरी हालत ये नहीं रहती। और तुम तो अपनी माँ के आगे मेरी सुनने वाले ही नहीं हो। जो तुम्हें वो पाठ पढ़ाती हैं तुम वही पाठ पढ़ते हो। एक दिन घर में रहकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि घर का कितना काम होता है और कौन करता है। फिलहाल तो उस दिन रोशनी और मयंक की खूब लड़ाई हुई। मयंक लड़कर ऑफिस चला गया। उधर सुमन जी बेटी को लेकर परेशान थी। उससे मिलने का उनका बहुत मन हो रहा था, इसलिए अचानक ही वो रोशनी के ससुराल पहुंच गई। रोशनी से मिलने वहां पर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सुमन जी का कलेजा कांप कर रह गया। रोशनी के हाथ छिले हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर मुस्कान गायब थी। चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। बेटी की हालत देख सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। उस समय शांता जी घर पे नहीं थी। कुछ सोचते हुए सुमन जी थोड़ी देर के बाद वापस चली गईं और घर जाकर महेश जी से बोली, सुनिए जी, अब बहुत हो गया। अब अगर हमने कुछ नहीं बोला तो कहीं हमारी ये चुप्पी हमारी बेटी को ना ले डूबे। आखिर कब तक हम उनको बर्दाश्त करते रहेंगे? बेटी दी है हमने, कोई काम वर्क करने वाली मशीन नहीं जिसे दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता। आखिर बच्ची है हमारी, कुछ तो सोचो उसके बारे में। कब तक इस समाज को लेकर आप चलते रहेंगी? कहते हुए सुमन जी रो पड़ी। रोते हुए बोली, आपको याद है जब मयंक के परिवार ने दहेज में लड़के और लड़की के नाम पर सारे गहने, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी के साथ साथ घर का एक एक सामान मांगा था, तो आपने कैसे कैसे सब कुछ इधर उधर से उधार लेकर दिया था, सिर्फ इसलिए कि बेटी को ससुराल में इज्जत मिले, सम्मान मिले। लेकिन मान सम्मान की तो बात ही दूर, वहाँ तो हमारी बेटी को इंसान तक नहीं समझा जाता। बस काम करने वाली मशीन बन के रह गई हमारी बेटी। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। बस मुझे इसमें आपकी हाँ की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। सुमन जी की बात सुन महेश जी ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया था। ठीक है सुमन, तुम्हें जो भी सही लगे तुम करो। बस फिर क्या था, पति का साथ पाते ही आने वाले संडे को सुमन जी अपने अगल बगल की कुछ औरतों को लेकर सीधे रोशनी के ससुराल पहुंच गईं और वहां के मोहल्लों की कुछ औरतों को इकट्ठा कर और औरतों की पंचायत बुला ली और फिर रोशनी के बारे में सब कुछ बताते हुए एक के बाद एक फोटो, मेडिकल रिपोर्ट, रोशनी के छिले हुए हाथ, थकी हुई आंखें सबके सामने रखती गई और रोते हुए बोली कि हमने इस घर में अपनी बेटी की शादी की थी, उसे बेचा नहीं था। आप लोग शांता जी की पड़ोसन है ना? शांता जी जो बताती होंगी आप लोग वही सब जानते होंगे ना? तो बुलाएं शांता जी को और पूछिए कि हकीकत क्या है। समाज में इज्जत की गुण गाने वाली शांता जी अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। सुमन जी की बात सुन शांता जी और मयंक को बुलाया गया। शांता जी की नज़र जैसे ही सुमन जी पर पड़ी, वो गुस्से से गरज पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, ये औरत मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई है, मेरी बहू को भड़का रही है मेरे खिलाफ, ताकि वो अपने पति को लेकर हमसे अलग हो जाए, अपने माँ बाप से अलग हो जाए। शांता जी का झूठ सुनते ही सुमन जी ने चिल्लाकर कहा, झूठ मत बोलिए शांता जी, यहाँ मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की। मैं बेटी की रोग बीमारी की बातें लेकर यहाँ पर आई हूँ, उसकी तकलीफ को लेकर आई हूँ। यहाँ पर घर तोड़ने वाली बात तो मैंने की ही नहीं। और आप कौन सी परिवार वाली बातें कर रही हैं? आपके मुंह से परिवार की बातें शोभा नहीं देती। बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने कहा कि हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे, इसका इलाज इसके मायके वाले करवाएंगे, इसकी बीमारी के खर्चे मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। जैसे ही वो खड़ी होने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई, कुछ काम करने के लायक हुई, आपने उसे वापस बुला लिया और फिर लाकर बना दिया अपने घर की काम वाली बाई। ये भी नहीं सोचा कि अभी वो बीमारी से उठी है। शांता जी, हमने बेटी दी थी, कोई मशीन नहीं। हमारे अंदर अभी इतनी ताकत है कि हम अपनी बेटी को पूरी ज़िंदगी बैठकर खिला सकते हैं, लेकिन उसकी ऐसी हालत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हुए सुमन जी ने रोशनी को भी सारी औरतों के सामने लाकर खड़ा कर दिया
और चिल्लाते हुए बोली, देखिए आप सब, इसकी ओर, इसकी हालत को ध्यान से देखिए। देखने में लग रही है कि कैसे बरसों से बीमार है। ना ढंग से खाने को मिल रहा है और ना ही पीने को मिल रहा है। हाथ की हालत देखो, शरीर हड्डियों का ढांचा होता जा रहा है। और इन शांता जी को बहू की ये हालत दिखाई नहीं दे रही। उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि मैं उनकी बहू को भड़का रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, ये कोई काम करने के लायक लग रही है क्या? इसे आराम की ज़रूरत नहीं है? कैसे बीमार होने का हक नहीं है? ये शांता जी जो आप लोगों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, खुद की बहू की क्या हालत बना रखी है। देखिए आप लोग, उनके गांव के हैं, समाज के हैं। अब बताइए कि गलत कौन है। जब सुमन जी ने रोशनी को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसकी हालत दिखा दी, तो सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। सबकी नज़र शांता जी पर थी और शांता जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। मयंक तो बिल्कुल ही चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, क्योंकि आज सुमन जी का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे पता था कि अगर उसने कुछ बोला तो चार बातें वो भी सुनेगा। तभी सुमन जी फिर से उसी अंदाज में शेरनी की तरह गरजते हुए बोली, शांता जी, इन सारी औरतों के सामने मैं ये बात साफ साफ कह देती हूँ कि अगर अब से आप लोग नहीं सुधरे और अगर मेरी बेटी को इंसानों की तरह अपने घर में नहीं रखोगे, उसके दुख को नहीं समझोगे, तकलीफ को नहीं समझोगे, तब तो ठीक है। नहीं तो मेरा अगला कदम कानूनी होगा। फिर मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी और फिर आप लोग समझ लेना कि कौन कौन सी धाराएं और कैसे लगेंगी आप लोगों पर। फिर दोनों माँ बेटे पूरी ज़िंदगी भागदौड़ करते रहना। मैं अपनी बेटी को इस बार मायके लेकर नहीं जाऊंगी। आप उसका इलाज कराएंगी, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगी। अगले महीने फिर से ये सारी औरतें यहीं इकट्ठा होंगी। मेरी बेटी की हालत में अगर ज़रा भी सुधार नहीं हुआ तो मेरा अगला कदम बहुत ही भयानक होगा। कहते हुए सुमन जी ने वहाँ सभा समाप्त कर दी। शांता जी और मयंक की बोलती एकदम से बंद थी। उन्हें कांटों पर खून नहीं था। समझ में नहीं आया कि क्या बोले। यहाँ तो बात इतनी बुरी तरह से फंस गई कि अब बात इज्जत पर आ गई थी। इसलिए शांता जी ने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखते हुए रोशनी का इलाज कराया। काम के लिए काम वाली लगवा दी। खाने पीने का ध्यान तो मयंक से भी बढ़कर रखने लगी थी, ये सोचकर कि अगले महीने सारी औरतों के इकट्ठा होने से कम रोशनी देखने के लायक हो जाए। नहीं तो क्या पता इसकी माँ के ऊपर कौन सा भूत सवार हो जाए, क्या कर बैठे। बस यही एक डर था जिसने रोशनी की ज़िंदगी में सुधार ला दिया था, उसकी ज़िंदगी इंसान वाली बना दी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।